Hello students and welcome back to Unique Academy. As you all know, we have been studying Unit 2 topics of law in our legal studies and we have already started, in fact we have almost completed half of our Transfer of Property Act. Now we have a handful of topics left and today we are going to cover a very important topic, lease. So I hope you all will pay attention and in case of any problem you can let us know through the comment section. Don't forget to like and subscribe. So today we are going to study lease and lease is a very big topic but आप लोगों के syllabus में बहुत limited information provided है, so we are going to focus only on that part. We are not going to study anything which is not relevant to your syllabus. So lease, we must have observed some people in our locality give possession of the property to another for some period of time for money but does not constitute sale. It is called lease. Actually lease एक तरीके की रेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन पढ़ें जो मैंने अभी कवर करी है तो आपको लगेगा कि ये तो रेंट है, बट इट इज़ नॉट रेंट. हम जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि रेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है. बट व्हाट लीज इज़ एक्चुअली, इफ़ यू हैव टू सिंपली डिफाइन लीज देन इट इज़ गिविंग द पोजीशन ऑफ योर प्रॉपर्टी फॉर एन स्पेसिफिक पीरियड टू समवन एल्स फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, विच डज नॉट ट्रांसफ़र ओनरशिप. ठीक है, सो लीज में आप पोजीशन देते हैं, आप पैसे लेते हैं बट आप ओनरशिप नहीं देते. तो फिर आप बोलोगे कि मैम कोई ऐसा क्यों करेगा. क्योंकि बच्चे आप लीज लोगे तो आप कम पैसे दोगे एज़ कम्पेयर टू सेल. एक बहुत जेन्युइन एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ कंपलसरी वगैरह नहीं है बट बहुत जेन्युइन एग्जांपल दे रही हूँ. और अगर आप लीज पे अपनी प्रॉपर्टी दोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिलेगा, प्लस आपकी ओनरशिप भी रहेगी, यानी उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी वापस आपके पास आ जाएगी. ठीक है, लीज इज ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस. ठीक है, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन फॉर अ प्राइस. मैंने आपको कुछ दिनों के लिए अपने घर को यूज़ करने के लिए दे दिया और आपसे लीज साइन करा ली है. आपने फिक्स्ड मुझे बोल दिया कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मुझे यहाँ रहने दो, एंड दिस इज़ लीज. Lessor is the person who lets out the property for lease or transfer, and lessee is the person to whom the property is leased or the transferee in a lease. अब लेसर या ट्रांसफरर कौन होता है? जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है और पैसे लेता है. और लीजी या फिर ट्रांसफरी कौन होता है? जो प्रॉपर्टी अपने लिए लेता है लीज पे और पैसे देता है. ठीक है, the leasee can also sublet the lease and the relation between the leasee and the subleasee will be that of lessor and leasee. ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि जब लीज़ की बात होती है, ठीक है, हम यहाँ पे रेंट की बात नहीं कर रहे हैं. जब लीज़ की बात होती है तो जैसे मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको दी लीज़ पे और आपने अपने किसी और फ्रेंड को दे दी, उसे कहेंगे हम सब लीज़, और सब लीज़ का प्रोविज़न अवेलेबल होता है. ठीक है, अब जब आप सब लीज़ पे देंगे तो आपका और आपने जैसे लीज़ पे दी है, सब लीज़ पे दी है प्रॉपर्टी, उनका रिलेशन ऐसा होगा जैसे लेसर और लेसी का. ठीक है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं होगा, जिसे आपने सब लीज़ पे दी है मेरा उस आदमी से कोई मतलब नहीं है. वो आपके थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा, आपका है जो भी है, मैं तो आपसे कंप्लेंट करूँगी. ठीक है, इलस्ट्रेशन. फॉर अ पीरियड for a period of years let out his property for use to B for a sum of rupees 5 lakh or something. This is called lease. अब मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दी कि भैया तुम मुझे पर मंथ 5 रुपये दोगे और इतने सालों के लिए तुम मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो. A is the leaser and B is the leasee. मैं लेसर हो गई और आप लीजी हो गए. C will be the, but if C sublet the property to C, B sublet the property to C, then B will be the leasee and C will be the
सब लीज़ी अब मैंने आपको दी और आपने XYZ आपका फ्रेंड था, आपने उसे सब लीज़ पे दे दी कि भैया तुम इतने सालों के लिए मुझे इतने अमाउंट देते रहना और मेरी ये प्रॉपर्टी यूज़ करते रहना। द रिलेशन बिटवीन B एंड C विल बी द रिलेशन दैट ऑफ A एंड B। जैसा मेरा और आपका रिलेशन होगा, ठीक है, जैसा हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट आपके और आपके सब लीज़ी के बीच में होगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि यहाँ A का और C का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दे आर नॉट टुगेदर इन एनी फ्रेम, ठीक है। तो मेरा और आपने जैसे प्रॉपर्टी XYZ को सबलेट की है उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, उसे मुझसे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अगर उसे कोई इशू है तो वो आपके पास आएगा, अगर आप मेरे को रेंट चाहिए तो मैं आपके पास आऊँगी, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी, ठीक है। Now let's quickly read about rights and liabilities of lessor and leasee. Rights and liability of the leaser. Disclose defects of the property which is known to him and not known to the leasee. अब आप मेरा घर देखने आए हो, ठीक है, आप इसे लीज़ पे लेना चाहते हो, मैं लीज़ पे देना चाहती हूँ, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है। तो बीइंग द लीज़र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग द ट्रांसफरर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये बात बताऊं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये हमने सेल में भी पढ़ा था कि ट्रांसफरर को ट्रांसफरी को पूरे डिटेल्स देने चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफरी को नहीं पता वो बतानी चाहिए। गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लीजी, और मैंने अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, पैसे ले लिए हैं, तो मेरे को आपको पोजेशन देना है, ये मेरी लाइबिलिटी है। The lessor shall let out the property for lease to the leasee and make sure the leasee enjoy the property without any interruption upon payment of money. अब अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है, आपने मुझे पैसे दे दिए हैं, चाहे मैं आपसे प्रीमियम के तौर पे या फिर बल्क में पहले पैसे ले लूँ या फिर मैं एक टाइम टू टाइम आपसे पैसे लेती रहूँ, अगर मेरे को मनी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आपका जो इन्जॉयमेंट है प्रॉपर्टी का वो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई शुड नॉट बीइंग अ लेसर कम एंड मेक एनी सॉर्ट ऑफ इंटरप्शन और प्रॉब्लम फॉर योर इन्जॉयमेंट इन वाइल स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है, लीज़ पे दे दिए इतने टाइम के लिए, तब वो आपकी, यू कैन एन्जॉय दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकती मैं कि पैसे भी लेते रहूँ और आपको उसका पोजीशन एन्जॉय भी ना करने दूँ। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द लीजी। अब आप देखेंगे यहाँ पे लीज़र की थोड़ी सी कम थी, लीजी की थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ एनी एडिशन इज़ मेड टू द लीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लीज पीरियड देन द एडिशन कैन बी comprised in the lease. This is actually a right. This is actually a, just a minute, this is actually a right कि अगर लीज पीरियड के टाइम पे वहाँ पे एनी हाउ बाय एनी चांस कोई एडिशन होता है उस प्रॉपर्टी में तो वो भी लीज का पार्ट होगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल इसका बहुत अच्छा सा दिया जाता है कि अगर आपने उस टाइम पे सपोजिटली कुछ भी था, क्या कह सकते हैं, अगर हमने लीज़ पे खेत दे रखे थे, वहाँ से नदी बहती थी और वो नदी सूख गई, ठीक है, तो अब वो सूखा हुआ एरिया भी जब वो नदी थी आप उसे नहीं यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है, दैट वाज काइंड ऑफ अंडरस्टूड, बट अब वो सूख गई है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी नाउ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसे एज इट इज़ लौटाना भी है, ठीक है, याद रखिएगा। If any part of the lease property is destroyed or made unfit by flood, fire, etc., then the lease shall be voidable by the leasee. ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। क्या कि अगर लीज पीरियड के दौरान अगर कोई फ्लड आ जाता है, ठीक है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है या कोई फायर लग जाती है, कुछ भी हो जाता है जिस वजह से वो एरिया, वो प्रॉपर्टी अनफिट हो जाती है अपने पर्पस के लिए जिस पर्पस से आपने लीज ली थी, ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, ठीक है, आपके पास चॉइस है बीइंग अ लीजी कि आप उस लीज को कंटिन्यू करें या ख़त्म कर दें, ठीक है। वॉइडेबल इज़ अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, आप अभी इसमें ज़्यादा ड्वेल मत कीजिए, अभी आप इस बात को बस इतना ही समझिए कि ये आपके ऊपर है वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लीज, ठीक है। If the leaser fail to make repair to the leased property, the leasee may make the repair himself and recover the amount for the repair
फ्रॉम द लेसर। अब अगर प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, और बीइंग अ लेसर, बीइंग द ओरिजिनल ओनर, ठीक है, बीइंग द पर्सन विद द एंटाइटलमेंट, मैं उस प्रॉपर्टी को, उस डिफेक्ट को ठीक कराने में फेल होती हूँ, ठीक है। भाई आपने तो चीज़ देखी थी, आपने तो जैसी ली थी आप वैसे ही तो एक्सपेक्ट करेंगे, मैं फेल होती हूँ तो आप वो रिपेयर करा सकते हैं, वो मेंटेनेंस करा सकते हैं, और उसके पैसे बाद में मुझसे, जो भी आपने पैसे लगाए हैं वो मुझसे वसूल सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका राइट है। If the lessor failed to make any payment with respect to the property and is recovered from the leasee shall get it reimbursed from the lessor। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के ओनर को, प्रॉपर्टी के लीजर को कोई पेमेंट करना है और वो नहीं करता वो पेमेंट, और ऐसे पेमेंट फेलियर के केस में लीजी को वो पेमेंट करना पड़ जाता है, तो वो भी लीजी रिइम्बर्स कर सकता है लीजर से, ठीक है, ये भी राइट था। At the time of completion of the leasee should hand over the property to the leaser in the state in which it was received। ठीक है, अब आई बात समझ में आपके कि आपके जब प्रॉपर्टी ख़त्म होती है, जब लीज़ का टाइम ख़त्म होता है, तो आपको प्रॉपर्टी वैसी ही देनी है जैसी आपको मिली थी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक तो फर्स्ट पॉइंट वही जो मैंने सबसे पहले पॉइंट पे एग्जांपल दिया था कि अगर आपका कोई एडिशन होता है लीज़ पीरियड के टाइम में आपकी प्रॉपर्टी में, तो वो भी आपके लीज़ का पार्ट कंसिस्ट करेगा, में आएगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे तो क्या मैम उसे वो तोड़ दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा? फर्स्टली नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जो उस टाइम पे बन गया वो बन गया, जो चीज़, जो एडिशन हो गया वो आपको एज एन एडिशनल बेनिफिट आपने उसका फ़ायदा उठा लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ख़राब कर देंगे, फर्स्टली। सेकेंडली, एक नॉर्मल वियर एंड टियर होता है किसी भी चीज़ को यूज़ करने पे, आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, ठीक है। थर्डली, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई अर्थक्वेक, फायर, फ्लडिंग आ जाती है जिसकी वजह से कोई भी नुकसान होता है प्रॉपर्टी को, तो आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट अगर आप बोलो कि भाई मेरी लीज़ ख़त्म हो रही है और मैं इस घर पे बुलडोज़र चलवा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस घर के अंदर की दीवारें जानबूझ के तोड़ देता हूँ, ठीक है, और किवाड़ निकाल लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो दिस इज़ अनफिट, वो नहीं कर सकते हैं आप। अब आप समझ रहे हैं, आप इंटेंशनली प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। जब लीज़ ख़त्म होगी तो आपको उसे जैसा आपने लिया था वैसा ही लौटाना है। द लीजी में ये आपकी क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। द लीजी में ट्रांसफ़र, रेंट और सबलेट द लीज प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ द लेसर। अब यहाँ पे जब आप लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ये सब बातें मेंशन्ड होती हैं, ठीक है, कि आप क्या लीजी से सबलेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इफ़ इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड एंड देयर इज़ कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल लेसर, तो वो उसे सबलेट कर सकता है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से राइट भी है, और अगर आप देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको पहले कंसेंट होनी चाहिए आपके लेसर की। डिस्क्लोज द लेसर एनी फैक्ट दैट लाइज इन द प्रॉपर्टी दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं तो आपको ये बात बतानी ज़रूरी है लेसर को, जो भी लेसर को पता नहीं है बट आपको पता है प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं, वैल्यू बढ़ सकती है, दाम नहीं वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ भी XYZ चीज़ है, ठीक है, जो लेसर को नहीं पता है, बट यू आफ्टर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर अ वाइल यू गेट टू नो कि भाई इसमें, इस प्रॉपर्टी में ये बात है, इससे इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी लाइबिलिटी है कि आप बताएं उसे। अब अगर आप नहीं बताएंगे, जो कि जनरल कोर्स में लोग नहीं बताते, मैंने आपको सेल में भी ये बात बताई थी कि लोग नहीं बताते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पे कोई फ्रॉड का या कोई ऐसा केस चलेगा, बट दिस इज़ योर liability, you should tell all these things. The lessee should pay rent at a proper time and place specified by the lessor। अब आपको लीजी हो तो आपकी लाइबिलिटी है कि आप हर महीने या जैसे भी आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप वैसे टाइम टू टाइम पेमेंट्स करें, और वैसे उस फॉर्म में और वहाँ पे पेमेंट करें जैसे कि आपको लीजी ने, लेसर ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, ठीक है। अब लेसर ने बोला है कि आपको हर मंथ की 15 को मेरे घर आके पैसे देने। अब आप अपने घर पे बैठे हो कि जब वो मांगने आएगा तभी दूंगा, तो दिस इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ अगेंस्ट योर लाइबिलिटीज़। आपकी लाइबिलिटी क्या है कि आप जाके उसके घर पे दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू हैव कंसेंटेड ऑन दैट।
द लीजी इज बाउंड टू कीप द लीज प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन व्हेन ही इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज अगेन योर लाइबिलिटी कि जब आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उसे सही हालात में रखें। ठीक है, बिल्कुल गुड कंडीशन में रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नॉर्मल वेयर एंड टीयर नहीं होने देंगे। भाई चीज़ यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ हो वो यूज़ करेंगे तो विद टाइम इट विल गेट सम नॉर्मल वेयर एंड टीयर। पर इसका मतलब ये है कि आप इंटेंशनली उस प्रॉपर्टी को ख़राब ना करें। आप ऐसा ना करें कि अब भाई मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये लीज़ की प्रॉपर्टी है, चलो इसे तोड़ देते हैं, इसे ख़राब कर देते हैं, इसका पेंट ख़राब कर देते हैं, इंटेंशनली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा धब्बा डाल देते हैं, कुछ भी। ठीक है, when notice of any defect is given to the leasee, he is bound to rectify it within a period of 3 months। अगर कभी लीजर आता है और उसे पता चलता है कि आपने प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट किया है, ठीक है, जो उसकी गुड कंडीशन को हार्म कर रहा है, जो नॉर्मल वेयर एंड टीयर से अलग है, और वो लेसर आपको बोलता है कि नोटिस कर देता है कि आप इस चीज़ को, इस डिफेक्ट को ठीक कराओ, तो यू आर बाउंड, यू आर लाइबल टू रेक्टिफाई दैट इशू। ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ, नोटिस रिसीव होने के 3 महीने के अंदर। ओके, द लीजी may use the property and its products and must not do anything that is destructive to the property। ठीक है, अगेन आप जैसे मैंने कोई खेत ले रखा है लीज पे, ठीक है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को, उस खेत को यूज़ कर सकती हूँ, उस खेत में उगने वाली फसल को यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें अगेन आगे बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, पर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए मुझे जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो। ठीक है, मुझे ऐसे कोई उसमें चीज़ नहीं डालनी चाहिए उस खेत में जिससे उसकी आगे तक की फर्टिलिटी ख़राब हो। मुझे घर को नहीं तोड़ना चाहिए ताकि वो आगे तक के लिए ख़राब हो। ठीक है, मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी है। द लीजी शुड नॉट इरेक्ट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेसर। ठीक है, जो लीजी है, ठीक है, जिसने प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, वो कोई भी स्ट्रक्चर, ज़मीन से कोई भी काम, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करवा सकता। ठीक है, ऐसा कोई ऑल्ट्रेशन या काम नहीं करवा सकता विच इज़ काइंड ऑफ अ सीरियस नेचर अनटिल अनलेस उनके पास कोई कंसेंट और लेसर की। ठीक है, अब एक घर था, उसके आगे बहुत बड़ा गार्डन था, ठीक है, और आपने वो 5 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो आप ये नहीं कि आपने उस पर वहाँ पे गार्डन हटवा के अपना मकान तैयार करवा लिया। आप ऐसा कर नहीं सकते अनटिल अनलेस मेरी कंसेंट हो। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, आपको जैसा लगे आप वो कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, तो आप चाहे एक दीवार खड़ी करवाओ, चाहे आप पूरा घर खड़ा करवाओ, चाहे आप कुछ भी करवाओ, मेरा कंसेंट है। बट अगर मेरा कंसेंट नहीं है तो आप ऐसा कुछ नहीं करवा सकते। ठीक है, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं करवा सकते। अब आप बोलो कि मैम फिर तो हम कर्टेंस भी नहीं लगा सकते, हम ये भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ठीक है, सो डोंट get into that argumentative state, just try to understand the essence। The leasee is bound to put the lessor in possession of the property for determination of lease। ठीक है, अब क्या है, leasee is bound in to put the lessor in possession for the of the property for determination of lease। लीजी बाउंड है लेसर को प्रॉपर्टी दिखाने की, पोजीशन देने की। ठीक है, so that he can see that lease is going on in fine। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी उसकी लाइबिलिटी है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लीजर की लाइबिलिटी कम है और लीजी की लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। अब एक ये छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में दे रखा है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से एलेबरेटेड और एक्सप्लेन नहीं है, अगर एक्सप्लेन करेंगे भी तो आप लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। सो जस्ट ट्राई टू स्टिक टू द फैक्ट्स। एक अजहर वर्सेस रुमभाई केस था जिसमें एक थिएटर था इन क्वेश्चन जो ऑलरेडी लीज पे था। जिसने लीज पे लिया था उसने उसे सब लीज पे दे दिया। अब जो ओरिजिनल ओनर था, ठीक है, उसने जो सब लीज पे जिसे दिया था, जो सब लीजी था, उसे एक नोटिस सर्व कर दिया। क्या कि वो इस प्लेस को नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल लीज पे एक नोटिस चला हुआ है फॉर डिटरमाइनिंग द लीज कि क्या लीज चलनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। ठीक है, अब जब ऐसा नोटिस सर्व किया तो जो सब लीजी था उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दे के उस प्रॉपर्टी को रखा और क्योंकि उसे वहाँ पे काम करना था उसने वो काम किया। ठीक है, बट लेटर ऑन इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिस्क्लोज दैट this was the violation of the part of or from the part on the part of original leaser and sub leasee can
sue the original leaser for damage for violation of quite employment of the property। ये वही बात हो गई जो मैं आपसे कह रही थी कि आपका जो ओरिजिनल लीज़र है, ठीक है, जो आपका लीज़र है ओरिजिनल, वो आपके सॉरी जो आपका ओरिजिनल लीज़र है उसका सब लीजी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका सब लीजी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब लीजी कैन कंटिन्यू टू एंजॉय हिज और हर राइट्स जब तक उसका सब लीज का एग्रीमेंट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। सो बस इसमें इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। डोंट गेट ओवर इंडल्ज्ड इनटू इट। प्लीज़ ट्राई टू स्टिक टू फैक्ट्स व्हेन स्टडिंग लॉ। प्लीज़ ट्राई टू स्टिक टू। In our next class we'll talk about exchange and gifts. So I hope आप नेक्स्ट क्लास तक अपना सेल और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमने अब तक जितना पढ़ा है वो और लीज़ कवर कर लें, एक बार खुद रीड करके देख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो लेट अस नो, एंड इन नेक्स्ट क्लास विल कवर एक्सचेंज एंड गिफ्ट।